तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस का। तो हम लाइफ प्रोसेस में देखते हैं कि क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, इसके बारे में देख रहे हैं। उससे पहले हम समझ लेंगे कि लाइफ प्रोसेस जो है क्लास 10th का जो है फर्स्ट चैप्टर कहलाता है बायोलॉजी में। ठीक है। तो अब एनसीईआरटी हिसाब से देख लीजिएगा। अभी हम जो लाइफ प्रोसेस समझने वाले हैं, इसमें सबसे पहले समझेंगे लाइफ प्रोसेस होता क्या है और लाइफ प्रोसेस के लिए कौन कौन सा चीज़ इन्वॉल्व होता है, यानी कौन कौन सी चीज़ों से लाइफ को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ये टर्म जो है हमारे पास लाइफ प्रोसेस, तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस होता क्या है ये समझते हैं। जितना भी बेसिक फंक्शन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है कि ताकि लाइफ को मेंटेन हो सके, लाइफ मेंटेन करने के लिए जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है उसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर खाना नहीं खाए तो क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता, इट कांट बी पॉसिबल। अब उस तरीके से अगर देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस भी लेना जरूरी है, उसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्ट मतलब कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये एक अलग चीज़ हो गई। एक और होता है हमारे बॉडी के अंदर जो खाना बनता है, वो खाना जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक में। लेकिन हमारा पूरे बॉडी में खाना फैलता है ब्लड्स के जरिए, तो सर्कुलेशन होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होता है। उस तरह के प्लांट में जो लीफ में खाना पकता है, लेकिन लीफ में खाना पका, तैयार तो लीफ में हुआ, पर पूरे बॉडी पूरे प्लांट के हर पार्ट्स तक खाना ट्रांसपोर्ट हो जाता है, रूट लेकर के स्टेम तक पूरा। ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वहाँ ट्रांसपोर्ट के काम हो रहा है। एक्सक्रीशन, हमारे बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी से निकलना जरूरी होता है, जैसे कि यूरिन हो गया। तो यूरिन हम पास आउट करते हैं, तो उसमें उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। जैसे कि हमारे बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना, वो भी हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। ठीक है। तो वो भी हमारे बॉडी के लिए निकलना जरूरी है, तो उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ग्रोथ भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम ग्रो नहीं करेंगे तब तक हमारा साइज इंक्रीज नहीं होगा, हमारा साइज इंक्रीज नहीं होगा तो हमारा हम अपनी लाइफ का जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, लाइफ को परफॉर्म नहीं करेंगे। उस तरीके रिप्रोडक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का बेसिक फंक्शन है, जिसमें कह सकते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। जब जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, जनरेशन ना आगे बढ़ने की वजह से एक न एक दिन लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब कहीं ना कहीं जनरेशन आगे बढ़ाते हैं, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया जितना भी बेसिक फंक्शन है जो परफॉर्म किया जाता है जिंदा रहने के लिए अर्थ पर, उसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, तो वो भी लाइफ प्रोसेस कहलाएगा, लाइफ का एक फंक्शन कहलाएगा। लाइफ का फंक्शन जितना भी होता है, जितना भी फंक्शन, जैसे कि खाना खाना, सांस लेना, ट्रांसपोर्ट करना, हमारे बॉडी से टॉक्सिक निकालना, रिप्रोडक्शन करना, ये सब लाइफ का प्रोसेस कहलाता है। तो इसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं, यानी ये सब बेसिक फंक्शन है जो जरूरी है लाइफ के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे न्यूट्रिशन है, रिस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन तो इस वाले चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जो न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन, इसके बारे में समझेंगे हम डिटेल, वन बाय वन समझते हैं। तो उससे पहले हम समझ लेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है। क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे हम जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइफ परफॉर्म करता है वो क्या क्या करता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम समझ लेते हैं पहले। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एलाइव भी कहा जाता है। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में हमको समझने वाले, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सबसे पहले लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी होगा, लिविंग थिंग्स जितना भी होगा, वो देम सेल्फ जो होगा अपने आप से, मतलब देम सेल्फ मतलब अपने आप से वो मूव करेगा, खुद से मूव करेगा। अब जैसे कि सपोज करो कि क्या बोलते हैं, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है, इंसान है, ह्यूमन बींग्स, मतलब सब अपने आप में मूव करते हैं, कहीं ना कहीं मूव करते हैं वो। अब कहोगे सर प्लांट तो मूव नहीं करता, तो देखो प्लांट भी मूव करता है, लेकिन उसका मूवमेंट को कहीं ना कहीं हम ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। पर अगर सही से देखें रेयरली, तो मतलब रियली में अगर हम सही से देखें तो कहीं ना कहीं वो भी मूव करता है। कैसे मूव करता है? तो देखो एक्चुअली जैसे प्लांट्स को हम रोपते हैं तो प्लांट्स का जो सीड है उससे रूट नीचे की तरफ आता है और स्टेम ऊपर की तरफ जाता है। तो रूट नीचे की तरफ गया तो ये भी कहीं ना कहीं मूव कर रहा है ना। ठीक है। और स्टेम ऊपर की तरफ गया तो ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं इसमें भी ऑब्जर्व करिए तो इस प्लांट भी मूव कर रहा है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको फूड की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। ठीक है। उसके अलावा क्या कह सकते हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर कर रहा है, मतलब सांस ले रहा है वो। लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना सांस के तो जिंदा ही नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक सांस नहीं लेगा तब तक कोई एनर्जी नहीं मिलेगा उसे। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, ग्रोथ होता है उसके अंदर। ग्रोथ करने का मतलब कि जो उसका साइज में कहीं इंक्रीजमेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट और रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। एक्सक्रीट का मतलब अपने बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है। जैसे कि हम ऑलरेडी बताएं कि हमारे बॉडी से यूरिन है, स्वेट है, और इसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड वो हम अपने बॉडी से बाहर की तरफ निकालते हैं। क्यों? क्यों वो हमारे बॉडी के लिए
हानिकारक है। उससे प्लांट में भी क्या होता है कि प्लांट में भी अलग अलग तरह का टॉक्सिक प्लांट रिलीज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या होता है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, यानी अपने जनरेशन बढ़ाता है वो आगे, मतलब अपने जैसे जो संतान है उसको जन्म देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने हमने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उस सारे फंक्शन को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमारे पास पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटी कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वो अपने बॉडी को एनर्जी देने के लिए फूड को लेता है। तो फूड जो लेता है क्यों लेता है, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटी को अदा कर सके, अलग अलग तरीके का काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, पढ़ना। तो पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट खेलता भी है, मतलब एक स्टूडेंट के लिए खेलना भी इतना बॉडी के लिए जरूरी है, चलना, एक्सरसाइज करना, ये सब भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो उस सब को परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, तो एनर्जी के लिए जो हम खाना लेते हैं अपने बॉडी के लिए कि ताकि हमको एनर्जी मिल सके, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया है, न्यूट्रिशन देखो हम खाते क्या है, फूड। खाते क्या है, फूड। तो पहले थोड़ा सा फूड के बारे में समझ लेते हैं कि फूड क्या होता है। ठीक है, देखो फूड जो होता है, फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है तो ये समझिए। एक्चुअली ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको बोलते हैं जो कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है, कार्बन से। ठीक है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। द फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब कि जो कार्बन से बना होता है उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है फूड का, वो ग्लूकोज होता है। यानी हम लोग देखते हैं कि जो खाना जो होता है 4 से 5 घंटे के बाद पचता है। तो पचने के बाद जो डाइजेस्ट जो होता है, यानी डाइजेस्ट होने के बाद, पचने के बाद हमें एनर्जी मिलता है उसके बाद। लेकिन अगर हम बोलें कि सिंपल फॉर्म क्या होता है फूड का, तो ग्लूकोज होता है। अब अक्सर इस बात को नोटिस किए होंगे कि अक्सर समर यानी गर्मी के समय में हर घर में ग्लूकोज का एक न एक पैक रखा होता है, डब्बा का। ऐसा क्यों, वो उसका जो ग्लूकोज का जो कंटेनर होता है उसमें ग्लूकोज होता है। तो गर्मी के समय में क्यों इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि गर्मी के समय में अक्सर लू चलती होती है, और हमारे इंडिया का मौसम ऐसा है कि मैक्सिमम जो होता है यहाँ का क्लाइमेट वो समर वाला होता है, यानी गर्मी वाला होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लू लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, और लू जो लगता है तो हमें क्या होता है उस दौरान, और गर्मी गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, यानी जब सूरज के समय होता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो गर्मी होने की वजह से हमारा सर भी चकराता है। उस दौरान क्यों होता है ऐसा, ये या तो हमारे बॉडी में पानी की कमी हो रही है, या तो एनर्जी कहीं ना कहीं कमी हो रहा है, जिसकी कमजोरी की वजह से चक्कर आता है। तो देखो ग्लूकोज एक सबसे बेहतर सोल्यूशन है चक्कर को दूर करने का। क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम लोग ग्लूकोज जो होता है 2 चम्मच जो है ग्लूकोज पानी में डाल करके हम पी लेते हैं। ठीक है, बजाय शरबत या दूसरे चीज पीने के, जूस वूस पीने से पहले हम लोग ग्लूकोज पीते हैं। क्योंकि ग्लूकोज का होता है ऑलरेडी वो डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सिर्फ तुरंत इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का मतलब समझ में आ गया कि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं ग्लूकोज को गर्मी के समय में। तो बाकी एक चीज और बता देते हैं कि अगर कोई दूसरा फूड अगर हम उस दौरान लेते हैं, कोई दूसरा फूड अगर लेते हैं, ठीक है, कि हम उस टाइम अगर सर चकरा गया, फल फ्रूट्स खाएं, तो फल फ्रूट्स वो डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी देगा। अब फल हर फ्रूट्स का जो होता है, यानी जितने भी फ्रूट्स होते हैं सबको डाइजेस्ट होने में अलग अलग टाइम लगता है। किसी को 4 घंटा, किसी को 5 घंटा, मतलब मैक्सिमम 4 से 5 घंटा तो लगेगा डाइजेशन में। यानी जो फूड हम खाते हैं वो 4 से 5 घंटा के बाद हमको एनर्जी देता है। लेकिन ग्लूकोज इंस्टेंट यानी तुरंत एनर्जी देता है, इसलिए हम लोग ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर। फूड को एक सिंपल शुगर का भी नाम दिया जा सकता है, यानी सिंपल शुगर भी कहते हैं। ए मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च। कॉम्प्लेक्स फूड किसको कहते हैं, स्टार्च को कॉम्प्लेक्स फूड कहा जाता है। स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज का ही बना होता है। एक्चुअली स्टार्च एंड ग्लूकोज आर कार्बोहाइड्रेट। जितने भी स्टार्च एंड ग्लूकोज का अभी हम नाम दिए, मतलब स्टार्च और ग्लूकोज बोले, ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए, तो इतनी सारी बातें हम ये पढ़ लिए। एक चीज और बोल सकते हैं कि फूड जो होता है ना, फ्यूल का फॉर्म होता है। तो फूड इज ए फॉर्म ऑफ फ्यूल, आप ऐसे भी देख सकते हैं, या फूड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका डेफिनेशन के लिए देखा जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट्स थे जो हम आपको बता दिए फूड्स के बारे में। अब न्यूट्रिएंट देख लीजिए, न्यूट्रिएंट क्या होता है।
न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑलरेडी हम बता चुके हैं यार, कि यहाँ पर जो कार्बन होता है, कार्बन से जो बना होता है जो भी प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ये हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम फूड खाते हैं, तो फूड जो खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, रफेज वाटर, ये सब चीजें होती है, ठीक है। किसी फूड में पानी ज़्यादा होता है यानी वाटर, किसी फूड में फैट्स ज़्यादा होता है, किसी प्रोटीन या किसी विटामिन ज़्यादा होता है, जिसके वजह से हम खाते हैं। तो फूड खाने का मेन मकसद क्या है कि हमारे बॉडी में ये सब डाइट जा सके, ये सब डाइट जा सके, ये मेन मकसद होता है हमारा फूड खाने का। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी में इस तरह का डाइट नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो फूड के अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमें एनर्जी देता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ये सब्सटेंस में आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, रफेज को हम लोग फाइबर के नाम से भी जानते हैं, और वाटर, ठीक है। ऑलरेडी आप 6 क्लास में पढ़े होंगे, 6 क्लास 7 क्लास में पढ़े होंगे, आई थिंक 6 क्लास में पढ़े होंगे। तो न्यूट्रिएंट के बारे में आपको समझ में आ गया, जो बेसिक सब्सटेंस होता है फूड के अंदर जो अवेलेबल होता है, जो सब्सटेंस, उसको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब देखिए, देख लेते हैं न्यूट्रिशन जो होता है, अभी हम पढ़ लिए न्यूट्रिशन बोलते हैं जो हम अपने लाइफ में जो डेली एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी के लिए जो फूड लेते हैं, उस फूड को लेने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब हम समझ लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो खाना खाने का या खाना लेने का तरीका। तो दो तरीके से खाना हम मतलब ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसका खाने पीने का सबका स्टाइल अलग है, सबका रहने सहने का स्टाइल अलग है, ठीक है। कोई जंगल में रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई जमीन पर रहता है ना, कोई घर बना के रहता है, कोई ऐसे रहता है खुले में। तो उस तरीके खाने का भी सबका तरीका अलग अलग है, खाना बनाने का भी तरीका सबका अलग अलग है। तो उस बेसिस पे हम देख ले सकते हैं कि उसको उस बेसिस पे दो टाइप्स में बांटा गया, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इस तरीके न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब मटेरियल से बनाते हैं अपना खाना। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कौन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या बोला गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये सब चीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो अपना खाना तैयार करता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इस तरीके न्यूट्रिशन में, इस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना खाना खुद से नहीं तैयार करता है, और इट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फूड इटसेल्फ, ये दूसरे पे डिपेंड रहता है खाना के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें, जितने भी ग्रीन प्लांट रहते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ऑल ग्रीन प्लांट होते हैं, जैसे कि अब मैंगो ट्री, बनियान ट्री, मतलब सब ग्रीन प्लांट्स में आ जाते हैं। तो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, सूरज की रोशनी से बनाते हैं, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल सब का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। लेकिन हेटरोट्रॉप क्या करते हैं कि प्लांट को खाते हैं। मतलब हेटरोट्रॉप तो होता है, उसमें भी अलग अलग टाइप्स होता है हेटरोट्रॉप्स में, इसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन तो हेटरोट्रॉप के बारे में समझ लीजिए कि हेटरोट्रॉप उसको बोलते हैं जो ऑटोट्रॉप पर डिपेंड होता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करें, जितने भी मैन है, मतलब इंसान है, ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स समझ सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो है यानी कि इंसान जो है वो किस पे डिपेंड है, कहीं ना कहीं प्लांट्स पे डिपेंड है। हम लोग साग सब्जी खाते हैं, यानी वेजिटेबल फ्रूट्स खाते हैं, और वेजिटेबल फ्रूट्स का आता है प्लांट से आता है। तो कहीं ना कहीं हम अपना खाना खुद तो नहीं बना रहे ना, जैसे प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है सनलाइट से, वाटर से, क्लोरोफिल का यूज करके, वैसे हम अपना खाना तो खुद नहीं बना रहे ना। खाना हम कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉप। बात समझ में आया? अच्छा, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट पे डिपेंड नहीं रहते, वो एनिमल पे डिपेंड होता है। जैसे कि लायन है, टाइगर है, ये क्या करते हैं, दूसरे हार्बीवोरस प्लांट को खा लेते हैं, सॉरी हार्बीवोरस एनिमल को खा लेते हैं। जैसे कि डियर को, यानी हिरन को, और बाकी जो छोटे मोटे जानवर होते हैं उसको खाते हैं कौन, लायन और टाइगर। तो क्या ये हेटरोट्रॉप नहीं होंगे, ये भी हेटरोट्रॉप होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी अपना खाना खुद नहीं बना रहे, ये किसी को मार के खा रहे हैं, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में समझ में आ गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये जो अपना ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके बनाए, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सिर्फ चाहिए, क्लोरोफिल नहीं चाहिए? जाहिर सी बात है, ऑटोट्रॉफ जितने भी होते हैं सबके पास अपना क्या होता है, उसका क्लोरोफिल होता ही है। क्लोरोफिल के अलावा उसको सनलाइट भी तो ऑलरेडी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड कॉल्ड हेटरोट्रॉप।
यानी जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना भोजन लेता है, एनर्जी, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना भोजन लेता है यानी एनर्जी लेता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। हेटरोट्रॉप्स में आ गया जैसे कि एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, ये हो गए। और ऑल ग्रीन प्लांट्स जो हो गए ये ऑटोट्रॉप में आ गए, और बैक्टीरिया वगैरह सब ये सब ऑटोट्रॉप में आ गए। ठीक है। अब क्या सारे तरह की बैक्टीरिया होता है? कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो हेटरोट्रॉप होते हैं। तो यहाँ पर सारे बैक्टीरिया की बात नहीं की जा रही है। नेक्स्ट बताया गया है। अच्छा, आप ये आपसे हम कमेंट करने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे बैक्टीरिया का नाम होता है जो क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट, ठीक है, अपना खाना सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल इन सब का इस्तेमाल करके बनाए, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी H2O, इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल तो चाहिए। तो ये क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी कि एक तरीके का ये C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट बताई ऑलरेडी, अभी हम पीछे बात की है, ग्लूकोज और स्टार्च दोनों कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है। और ऑक्सीजन, यानी ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए लिखा गया, यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 लिखा गया, ये बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। ठीक है। वो ऑलरेडी आप लोग जो है वैसे आगे जब केमिस्ट्री में अगर आप पढ़े होंगे केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें आप लोग पढ़ लिए होंगे कि बैलेंस कैसे किया जाता नहीं किया जाता। ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है यहाँ पे, ये लाइन नहीं बताया मैं भी, इसको भी समझा देते एक बार। द नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक यीस्ट आर ऑल्सो हेटरोट्रॉप्स, यानी कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, नॉन ग्रीन होते हैं, यानी सारे प्लांट जो है ऑटोट्रॉप नहीं होते। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो हेटरोट्रॉप होते हैं, यानी उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जैसे कि यीस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया, ये हेटरोट्रॉप होता है। ठीक है। ऑल हेटरोट्रॉप्स आर कॉल्ड कंज्यूमर, जितने भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं कंज्यूमर होते हैं। और ऑटोट्रॉप को प्रोड्यूसर बोलते हैं, याद रखिएगा ये बात, प्रोड्यूसर, PROD। जितने भी हेटरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, और हेटरोट्रॉप को कंज्यूमर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंजाई आर हेटरोट्रॉप्स, यहाँ पे बताया गया जितने भी ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉप में भी यहाँ पे लिखा गया बैक्टीरिया, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉप होते हैं, बाकी सब हेटरोट्रॉप होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि हमारा नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बस पढ़ाई करते रहें।